तो जो ये सेकंड सेक्शन है जहाँ पे पंडित घशीराम के घर की और ही पूरा स्टोरी बेस्ड है, होता यह है कि पंडित घसीराम के घर के लिए वो रवाना हो जाता है दुखी। तो जब वो वहाँ पहुँचता है तभी पंडित घसीराम भी वहीं घर ही में पहुँचे होते हैं टेंपल से सारी पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद। तो जब वो देखते हैं दुखी को, तो पंडित घसीराम जब देखते हैं दुखी को, तो दुखी जो है वहाँ पे लेट कर उन्हें प्रणाम करती है जैसे भगवान को किया जाता है। और दुखी से पूछा जाता है कि तुम्हारा आने का क्या कारण है। तो दुखी बताती है पंडित जी को कि उसकी बेटी के लिए सगाई के लिए एक ऑस्पिशियस डेट फिक्स करना है। तो जब वो बात बताती है पंडित जी को, तो पंडित जी को ना ये बात जो है ना एक तरह से अपॉर्चुनिटी की तरह लगती है। वो सोचते हैं कि अगर मुझे इसका डेट फिक्स करना है, सो हो सकता है कि मैं इससे काम बहुत सारे निकलवा लूँ। तो पंडित घसीराम जो है दुखी को कहता कि तुम मेरे घर के कमरे की प्लास्टर कर दो काव ढंग से, और जो लकड़ी रखा हुआ है दरवाजे पे के सामने उसको जो है छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दो, और जो भूसा जो कि स्टोर रूम में रखा हुआ है वहाँ से उठा के फॉडर बिन में डाल दो। दुखी जो है ये बात सुनते ही काम में लग जाती है इमीडिएटली। होता क्या है, कुछ देर काम करने के बाद अनफॉर्चुनेटली वो सुबह से कुछ खा नहीं रखा होता है। सो होता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है उसे, और वो परेशान होने लगता है भूख। और ब्राह्मण जो है उसे काम तो दे देते हैं, बट कुछ भी खाने के लिए उसे एक बार भी पूछते तक नहीं है उस समय। वो डिसाइड करता है कि मैं अगर एक बार स्मोक कर लूँगा पाइप, जो कि उस समय कहते हैं पाइप, ठीक है। तो वो बोलता है कि अगर मैं एक बार स्मोक कर लूँगा इसकी बजाय, खाने की बजाय, तो हो सकता है मुझे थोड़ी रिफ़्रेश फील हो। बट उसका खुद का जो घर होता है वो बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो वो घर भी नहीं जा सके। और जहाँ तक बात थी ब्राह्मण की, ब्राह्मण जो है लोअर कास्ट की तरह या फिर अनटचेबल्स की तरह स्मोक या टोबैको नहीं करते थे। तो तभी दुखी को एक बात याद आती है कि हम इस गांव में एक गॉन भी है जो कि इसी विलेज में ठहरा हुआ है। तो वह उस गॉन के घर जाती है और वहाँ पे उससे पाइप और टोबैको लेता है। बट दुखी नीड्स टू लाइट हिज पाइप। अब उसको जलाने के लिए, उससे पाइप को जलाने के लिए भी कुछ अंगारे चाहिए होते हैं। तो वो सोचता है कि मैं ना पंडित घसीराम के घर जाऊँगा और उनसे अंगारे मांग लूँगा आके, ताकि वो पाइप को जला सके। तो की जो है पंडित के घर वापस आता है और पंडित जी से कहता है कि एक कोल का पीस जिसमें अंगारे हैं वो दे देने के लिए। तो पंडित जो है अपनी वाइफ को कहता है कि उसे एक कोल का एक जलता हुआ पीस दे दे ताकि वो अपने पाइप को जला के स्मोक कर सके। इस वजह से पंडित घसीराम की जो पत्नी होती है वो जो है नाराज़ हो जाती है, और वह पंडित घसीराम को कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कास्ट लॉस के बारे में। तो पंडित जो है याद दिलाता है पंडिताइन को कि वो जो है हमारे लिए फ्री में काम कर रहा है। सो बहुत देर की उन दोनों के बीच की बहस के बाद वो जो है पंडिताइन उसको अंगारे देने के लिए राज़ी हो जाती है, और फाइनली पंडिताइन जो है ना पीस जो होता है कोल का वो थ्रो कर देती है दुखी की ओर। तो दुखी जो है स्मोक करता है अपने पाइप से और अपने काम पे चले जाता है और वहाँ काम करने लगता है। वो बहुत कोशिश करता है उस लकड़ी को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए, बट कई प्रयासों के बाद भी वो जो है उस लकड़ियों को टू पीस में या फिर थोड़ा सा भी डेंट या क्रैक नहीं ला पाता है। जो दुखी होता है वो अपने काम में लगा होता है, बिना एक अन्न का दाना लिए स्टमक में वो काम पे लगा हुआ होता है। उसके पेट में दर्द भी हो रहा होता है, तभी वो काम में लगा हुआ होता है। सो हम देख सकते हैं कि कैसे पंडित और पंडिताएं एक लोअर कास्ट के इंसान से फ्री में काम करवाते हैं और थोड़ा सा भी उसे खाने के लिए एक दाना तक नहीं देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो कपल्स है कितने ज़्यादा स्टोन हार्टेड नेचर के हैं, जो लोअर कास्ट लोगों का इस्तेमाल करते हैं कास्ट सिस्टम के नाम पे। हम साफ देख सकते हैं कि ये जो ब्राह्मण की जो ये श्रद्धा है भगवान की और ये सब व्यर्थ है जब वो अपने ही तरह के इंसान के साथ अगर ऐसा व्यवहार करता है। पंडित की जो वर्कशिप की जो सेरेमनी होती है वो स्टार्ट होती है भांग को प्रिपेयर करने से, जो कि एक इंटॉक्सिकेंट होता है। और इसका फल क्या होता है कि उसके दरवाजे के सामने बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो कि अपने काम निकलवाने के लिए उसके दरवाजे पे खड़े होते हैं। किसी को कुछ करवाना होता है तो किसी को डेट फिक्स करवानी होती है शादी की। तो इस तरह उसका घर भी चल रहा होता है। ब्राह्मण जो है ये सब कुछ करता था सिर्फ श्रद्धा के लिए नहीं, वो एक तरह से ये उसने बिजनेस बना लिया था अपने घर को चलाने के लिए। हाँ, श्रद्धा तो करता था बट उससे ज़्यादा वो इसे एक तरह से बिजनेस मानता था। और ये जो चीज़ें थी जो वो करता था, माथे पे टीका लगाना, भगवान की श्रद्धा करना, ये सब वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, वो समझता था जो है उसे फेयर अमाउंट देती थी रिटर्न में। दूसरी ओर जो दुखी था उसको हार्डली पता था इन सब रिचुअल्स के बारे में, क्योंकि पंडित जो कहे हैं वो कहते थे कि जो ये लोअर कास्ट के लोग हैं उनको परमिशन नहीं है कि वो ग्रंथ को पढ़े, ये सब पढ़े। उन्हें वही बात माननी पड़ती थी जो कि पंडित लोग उन्हें बताते थे। तब इनकी जो मेंटालिटी है वो बिल्कुल ही चेंज कर दी गई है। इनके दिमाग में ये बात भर दी गई है कि हाँ ये बात सच है कि हम जो है लोअर कास्ट है, हम जो है अलाउ नहीं है हमें कि हम जो है ब्राह्मण के अगेंस्ट में कुछ बोल सकें। और यहाँ साफ साफ दिखता है कि पंडित और जो पंडिताएँ ने कितने लालची या फिर स्टोन हार्टेड नेचर के हैं। जो व्यक्ति अपने एक छोटी बेटी के लिए सगाई के लिए जो ऑस्पिशियस डेट फिक्स करवाने आया था वो काम में लगा हुआ है, और चलो काम तो कर रहा है तो उसके साथ थोड़ा सा तो इंसानों जैसे व्यवहार करना है। जो
वो दुखी जो कि बिल्कुल थक चुका था फिर भी काम में लगा था। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि कैसे दुखी की हिम्मत हो गई कि हाँ भाई वो हमारे घर में घुसी, क्या वो भूल चुकी है कि वो कौन सी कास्ट को बिलोंग करती है और क्या कास्ट लॉज है उसके बारे में। तो जब वो ये बात सुनती है तो वो भी ये बात को मान लेती है कि हाँ ये मेरी ही गलती है। तो ये इस तरह के व्यवहार से हमें साफ पता चलता है कि कितना ज़्यादा उन्हें सब्जुगेट कर दिया गया है, मेंटली कितना ज़्यादा सब्जुगेट कर दिया गया है कि उन्होंने सच्ची में ये बात जो है मान ली है कि हाँ हम जो है ना इसी के लिए बने ही हैं, ये हमारी ही गलती है। दुखी जो है इन सब चीज़ों के बावजूद खुद ही को ब्लेम करती है कि हाँ ये गलती जो है वो उसी की है, और वो खुद ही की ह्यूमिलिएट करती है और एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ये जो हुआ है ये सिर्फ मेरी गलती की वजह से ही हुआ है। गॉन्ड जो कि एक ट्राइब होता है जो कि बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है इन कास्ट सिस्टम्स पे, और वो एक आउटसाइडर भी होता है जो कि कास्ट सिस्टम में के अंतर्गत आता भी नहीं है, और वो इन सब चीज़ों से फ्री भी होता है। उसे पता होता है कि क्या हो रहा है उसके सामने, वो बिल्कुल ही अच्छे से डिसीजन ले सकता है कि क्या उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और क्या उसके साथ सही हो रहा है। वो अपने पर्सपेक्टिव से डिसीजन ले सकता था कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन होली पंडित है और कौन नहीं। उसने कई बार दुखी को समझाया भी होता है कि वो इस काम को छोड़ दे जो कि पंडित ने दिया है, बट वो इस डर से कभी नहीं बता पंडित को ना कह पाता है क्योंकि उसे अपनी बेटी की एंगेजमेंट का डेट जो है पंडित से फिक्स करवाना होता है। और दूसरी ओर पंडित घसीराम जब वो कमरे से बाहर निकलता है छोटी सी नैप लेने के बाद, हमने देखा कि वो जो है उसे धमकाने भी लगता है कि बाद में मत कहना मुझे कि हमने तुम्हारी बेटी के एंगेजमेंट का डेट फिक्स नहीं किया। तो ये बात सुन के वो और घबरा जाता है और काम में ही लग जाता है, पूरे जी जान लगा देता है। और साफ साफ यहाँ पे जो प्रेमचंद जी हैं वो दिखाते हैं अपने शब्दों से कि वो इंसान की हालात कैसे थे। दुखी का जो स्टमक होता है बहुत ही ज़्यादा पिचका हुआ होता है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, फिर भी वो एक्स से लकड़ी पे बार बार हिट कर रहा होता है उस लकड़ी को जो कि स्टील की तरह हार्ड होती है। और जब दुखी की मौत हो जाती है तब भी ब्राह्मण को कोई असर नहीं होता, उल्टा वो जो डेथ होता है उस पंडित के लिए एक तरह से इरिटेंट होता है, उसके लिए एक परेशानी ही होती है। गॉन्ड जो है कोशिश करता है कि ये जो डेथ हुई है दुखी की एक रिवॉल्ट में बदल जाए, ये स्प्रेड करके ह्यूमर कि अगर कोई भी इंसान उसकी बॉडी को हाथ लगाएगा तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फंस सकता है। तो जो पंडित घसीराम के घर के सामने जो दुखी का जो बॉडी होता है वो ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, इतनी बुरे हालत में होता है कि कह सकते हो कि डेड एनिमल से भी बुरी हालत होती है उसकी डेड बॉडी की वहाँ पे। यहाँ तक पंडित घसीराम को जो है ना उस लाश से इतनी ज़्यादा परेशानी होती है, उसे ऐसा लगता है कि ये जो एनवायरनमेंट है वो और ज़्यादा पल्यूट होते जा रहा है उसकी बॉडी डेड बॉडी की वजह से। वो ज़रा भी कोशिश नहीं करता है कि उस इंसान की अंतिम संस्कार को वो कर सके, उल्टा वह उसे एक एनिमल की तरह वहाँ पड़े रहने देता है। इससे हमें पंडित के एटीट्यूड का पता चलता है कि वो किस तरह का इंसान था। दुखी जब स्मोक कर लेता है तो वो अपने काम में लग जाता है, वो उस लकड़ी को दो हिस्से में काटने या डेंट लाने की कोशिश करता है, उस पर खूब बार बार वो अटैम्प्ट करता है। उसी दौरान जो है एक गॉन्ड वहाँ से गुजरता हुआ जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र जो है दुखी पे पड़ती है। तो वो बताता है कि ये जो तुम्हारी एफ़र्ट है वो सब व्यर्थ है, तुम ऐसे काम कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें कोई पेमेंट नहीं मिलती। और साथ ही साथ वो गॉन्ड जो है दुखी को काम करते हुए देखता है तो उसे दया आती है, वो पूछता है क्या दुखी तुमने सुबह से कुछ खाया भी है। और वो उसके बाद पूछने के बाद जब वो ना कहती है तो वो बोलता है कि वो थोड़ी देर बाद वह उसकी मदद भी करता है वुड्स को पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए, बट थोड़ी देर बाद वो भी थक जाता है और उस लकड़ी में थोड़ा सा भी डेंट नहीं आया होता है। एडवाइस करता है दुखी को कि वो ये काम को छोड़ दे जिसके लिए उसे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। बट दुखी कुछ मोमेंट के लिए ये बात सोचता तो है, बट वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि पंडित के अगेंस्ट अपनी वॉइस उठा सकें। और जो भूसा होता है जो कि स्टोर रूम में रखा होता है वो फोल्डर बैग में डालने लगता है थोड़ी देर बाद ही। थक जाने के बाद भूखा और बहुत ज़्यादा थके हुए शरीर के साथ उसे नींद आ जाती है, और उसी समय पंडित जो है अपनी छोटी सी नींद पूरी करने के बाद अपने घर से बाहर निकलता है और देखता है दुखी को कि वो सोया हुआ। तो जब वो देखता है कि दुखी जो है वहाँ सोया हुआ है तो उसे थैंक यू कहने की बजाय वो जो है उसे धमकाने लगता है कि फिर बाद में मत कहना मुझे कि मैंने तुम्हारी बेटी के एंगेजमेंट की डेट फिक्स नहीं की। ये सुन के दुखी में ना जाने कहाँ से एक एनर्जी आ जाती है, वो तुरंत अपने काम पे लग जाता है, क्योंकि अगर पंडित उसकी बेटी की एंगेजमेंट का डेट नहीं फिक्स करेगा तो एक तरह से वो जो शादी होगी बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर होगी, उस तरह में लोगों की मान्यता थी। और पीछे से पंडित जो है उसे बोलते हैं कि और ज़्यादा एफर्ट लगाओ और ज़्यादा एफर्ट लगाओ, क्या तुम्हारे हाथों में ताकत नहीं है क्या। और कुछ देर बाद वो फिर से गिर जाता है नीचे, इस समय वो मर चुका होता है। और उसकी जो डेथ है इस स्टोरी में इस स्टोरी को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देती है। तो जो पंडित होता है वापस अपने घर में जाता है, उसे लगता है कि ये जो है थकने के बाद
बेहोश होकर गिर गया है या फिर थक गया है तो वो आराम कर रहा है। दुखी जो है ब्राह्मण के गांव में मर जाता है। कुछ देर बाद जब दुखी को देखने के लिए पंडित बाहर आते हैं और उसे कहते हैं कि ये दुखिया, मैं तुम्हारे घर के लिए ही रवाना हो रहा हूँ, तो उठ जाओ। तो फिर भी वो नहीं उठता, उसकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ वहीं पड़ी होती है। तो ये जब वो उसे थोड़ी देर नोटिस करता है तो उसे पता लगता है कि हाँ, दुखी तो अब मर चुका है। थोड़ी ही देर में ये जो न्यूज़ होती है पूरे गांव में फैल जाती है। और थोड़ी देर बाद जब गॉन्ड्स वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो जो गॉन्ड जो कि चिकोरी था, वो ये बात फैला देता है कि ये जो पंडित है उसके घर के सामने ये मौत हुई है, ना जाने ये मौत किस वजह से हुई है। तो वो ये एक तरह से फैला देता है अफवाह, ताकि उसको इंसाफ मिल सके। तो एक तरह से वो ये अफवाह फैला देता है कि अगर कोई भी उसकी बॉडी को हाथ लगाएगा तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो उसमें फंस सकता है। इसी वजह से कोई भी टैनर जो होता है उसकी बॉडी को उठाने के लिए तैयार नहीं होता। बट फिर भी दुखी की वाइफ और उसकी डॉटर और डजन ऑफ टैनर्स वुमेन्स जो है वहाँ पहुँचते हैं पंडित घशीराम के घर और वहाँ रोने लगते हैं, शोक मनाने लगते हैं। क्योंकि उस समय जो है ना, एक नियम था कि अगर कोई टैनर मरता है लोअर कास्ट का तो उसकी वाइफ जो है ना उसे हाथ नहीं लगा सकती। वो वहाँ पर बैठ के रो तो सकती है, तो मना सकती है, बट उसकी बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते। तो कोई भी टैनर वुमन उसे हाथ तो नहीं लगा सकते थे, बट सब लोग वहाँ पे बैठ के शोक मनाने लगते हैं, रोने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। गॉन्ड्स जो हैं वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे इस कास्ट सिस्टम को, क्योंकि वो आउटसाइडर थे जो इस कास्ट सिस्टम के अंतर्गत नहीं आते थे। वो फ्री थे इस कास्ट सिस्टम से, बट वो मेंटली एनस्लेव नहीं थे टैनर्स की तरह। वो इतने तो समझदार होते थे कि क्या उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्या उनका इस्तेमाल हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, वो अच्छे से समझ सकते थे। चिकोरी को पता था कि अगर यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी अगर कोई काम देती है तो वो एटलीस्ट उसे पैसे तो देती है। उसने कई बार दुखी को वार्न किया, फिर भी वार्न करने के बावजूद उसके अंदर कभी भी करेज इतना मतलब इकट्ठा नहीं हुआ कि वो जो है पंडित से जाके ये कह सके कि हाँ नहीं, वो काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी का जो एंगेजमेंट का डेट था वो उसे फिक्स करना था। इस वजह से वो कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। गॉन्स जो थे इस कास्ट सिस्टम की हायरार्की को समझते थे, क्योंकि वो आउटसाइडर थे। इस हिंदू के कास्ट सिस्टम में वो आते नहीं, पर वो इस कास्ट सिस्टम से फ्री भी थे। वो जानते थे कि ये कास्ट सिस्टम जो है ना एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन है लोअर